नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकली है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि टीबी से रिलेटेड है। अब टीबी का मतलब देखिए, टीबी भी दो तरह का आप देखे होंगे। एक जो तो होता है वो टेलीविजन होता है, वो होता है टीबी, है ना। यह हम लोग जो बात कर रहे हैं वह एक डिजीज है जो है टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो यह कैसा रोग है, इसके लक्षण क्या है और इसके जो है रोकथाम की उपाय क्या है, यह आपका थोड़ा सा यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। खासकर उन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है जैसे वनडे एग्जाम्स हो गए, या कभी कभी पीसीएस जैसे परीक्षाएं जो है, जैसे उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है, या आप देखेंगे कि बिहार पीसीएस है, वहां पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं कि जो टीबी रोग है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, वह मुख्यतः किस के कारण होता है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि विषाणु के कारण, कि जीवाणु के कारण, कि आपको प्रतिजैविक मुख्य रूप से कहा जाएगा। तो यह किसके द्वारा होता है, तो पहला चीज तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि यह जो डिजीज है वह बैक्टीरियल डिजीज है, यानी यह जीवाणु वाला जो है वह डिजीज है, रोग है। अब यह बात ये आती है कि ये जो टीबी है, क्या यह इसका संक्रमण होता है, क्या यह छुआछूत से फैलता है, बात यहाँ पे है। तो यह जो है छुआछूत से नहीं फैलता है, बशर्ते जो है श्वसन के माध्यम से, अगर आप देखेंगे तो श्वसन के द्वारा ये फैलने का काम करता है। तो श्वसन के द्वारा तो ये फैलेगा, ठीक ना, स्प्रेड होगा। जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति को टीबी रोग है और उसके सामने अगर आप बैठे हैं, अगर वो छींक दिया, तो छींक की जो बूंदे जो है आपके पास जो जाएगी, तो वह अगर आपके श्वसन के माध्यम से आपके फेफड़े में चली गई, तो यह बैक्टीरिया आपके फेफड़े में प्रवेश कर सकता है, और प्रवेश करने के कारण जो है आपको भी टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। अब यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले, हालांकि अभी जो आपको रिपोर्ट में दिखाई देगा उसमें मामले तो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए हैं। टीबी से नंबर ऑफ डेथ जो है, यानी मृत्यु की जो संख्या है, मृत्यु जो होता है, वो भी लोगों की, मृत लोगों की संख्या भी ज्यादा है जो टीबी के कारण जो है, जिनकी मृत्यु हो जाती थी पहले। अब भी जो है देखा जाए वो तो संख्या है मृत्यु की, लेकिन पहले की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो पहले की अपेक्षा आपको कम दिखाई देगा, है ना। लेकिन बात यह है कि इसको कैसे, इसको अगर जो है एलिमिनेट किया जाए, तो एलिमिनेट कैसे हो सकता है। तो बहुत जैसी विधियां, जैसे स्वच्छता, सफाई, पर्यावरण प्रदूषण एक सबसे बड़ा कारक है, जो मुख्य रूप से देखेंगे तो फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको जन्म देता है। तो ये जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, फेफड़े से संबंधित जो है बीमारी है, यानी इसमें जो प्रभावित अंग है, वह कौन अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ये चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इससे जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। अब अगर आप देखेंगे कि फेफड़ा प्रभावित हो रहा है और लंग्स जो डिजीज है, अगर इसकी संख्या बढ़ती चली गई, एक अगर मेंस के हिसाब से अगर आपको देखना हो, तो इसमें क्या होगा, अधिकतर मात्रा में जो वर्कफोर्स है वह क्या होगा, इफेक्टेड होगा। अब वर्कफोर्स जब इफेक्टेड होगा तो इकोनॉमी सीधे इफेक्ट होगी, प्रभावित होगी, और इकोनॉमी प्रभावित होगी तो सीधे सीधे क्या होगा, यानी जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी क्या होगा, सीधे सीधे प्रभावित होगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो भी डिजीज है, खासकर यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत के द्वारा जो है ये लक्ष्य रखा गया है टीबी को एलिमिनेट करने का, वो है 2025। और आप देख रहे हैं कि ये 2025 के नवंबर में हम लोग जो है आज बात कर रहे हैं। 2025 का नवंबर में हम लोग यानी 11वें मंथ में बात कर रहे हैं। एक मंथ और बचा हुआ है 2025 में, अर्थात दिसंबर केवल। उसके बाद से फिर 2026 आ जाएगा। और इलिमिनेशन की बात किया जाए, एलिमिनेट की बात किया जाए, तो अभी भी टीबी के जो मामले हैं, हाँ, उसमें डिक्लाइन हुआ है, उसमें कमी आई है, उसमें मृतकों की संख्या में भी कमी आई है, मामले जो है उसमें भी कमी आई है, लेकिन डिक्लाइन होने के बावजूद भी इलिमिनेट नहीं हो पाया है। इलिमिनेट जैसे अभी आपने देखा था, जल जीवन मिशन जो था भारत में, जो चलाया गया था 2024 तक जो है इलिमिनेट करना, लेकिन उसको बढ़ा के कब कर दिया गया, 2028 कर दिया गया। ठीक है, तो इसका भी लक्ष्य यही, पूर्ण संभावना है कि आगे थोड़ा सा और खींचेगा और आगे जाएगा। लेकिन देखिए, दो तरह के डेटा जो है आप एकत्र कर सकते हैं। डिक्लाइन फेस में की अगर बात किया जाए, एलिमिनेट फेस की भी बात किया जाए, तो दो तरह से डेटा जो है आप जो है देख सकते हैं कि इकट्ठा किया जा सकता है। कैसा कैसा, तो एक डेटा वो कि अगर आप जो है मुख्य रूप से जो बीमार लोग हैं, जो मुख्य रूप से जो प्योर डेटा है, जिसमें जितने लोग बीमार हो रहे हैं डिजीज से, टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से, उनका रजिस्टर्ड हो रहा है, वो जो डेटा है वो सामने आ रहे हैं सर्वे में। तो ये तो हो गया सीधे। एक और भी डेटा है जिसमें आप डिक्लाइन दिखा सकते हैं। किस तरह से दिखाया जा सकता है कि अगर डेटा गलत तरह से उसका यूज किया गया हो। गलत तरह से यूज का मतलब कि वह मामले ही हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे,
जैसे ट्यूबरकुलोसिस से जो लोगों की मौत हो गई, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र, अभी की बात नहीं की जा रही है, आज से 10-20 साल पहले की अगर बात किया जाए तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जो यह संक्रामक संबंधित बीमारियां होती थी, इनसे लोगों की जब डेथ हो जाती थी तो बाहर हॉस्पिटल में तक जो है यह सूचना नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहां पे ही उनको जो है वो सारी चीजें करके और उनको जो है बर्न कर दिया जाता था, ठीक ना, वो सारी चीजें हो जाती थी, अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाता था। तो बहुत ऐसे मामले जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते थे। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसके लिए पोर्टल भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, निक्षय पोर्टल। इवन जो इसको इलिमिनेट करने में सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं वह जानकारी का ना होना, सावधानी को न बरतना। दूसरी जो अगर जो है बाधा है वो है कि अर्ली माध्यम में, यानी अर्ली रूप से इसकी जानकारी ना होना कि किसी को टेलीविजन हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में, यानी स्वास्थ्य का जांच जो है वो नहीं कराते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा भी कहीं दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो बस वो चलने देते हैं, काम चल रहा है, ऐसे मतलब उसकी जांच नहीं करा पाते हैं। ऐसा दो कारणों से, एक, अगर जांच हो गया, अगर कुछ निकला तो उसके लिए फिर पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा दवाई कराने के लिए, और हॉस्पिटल्स जो खर्च है वो ज्यादा है। दूसरा कारण ये है कि लोग जानबूझ के नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए कि अगर हम ये इसका पता चल जाएगा तो हमारा बार बार ध्यान जाएगा। तो इन सब से स्किप करना, ये माने इसका सीधे पॉइंट है कि जागरूकता की कमी है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो जागरूकता की कमी है, इस जागरूकता को बढ़ाना पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे कि यह एलिमिनेट करने में जो बाधाएं आ रही है टेलीविजन को, टेलीविजन नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो इस ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने में दूसरी सबसे जो बाधाएं आ रही है, दूसरी महत्वपूर्ण जो बाधा है वह ये है कि लोगों के, ये मतलब अभी तक जो था कुछ समय पहले तक, वह ये था कि लोगों के पास उसके इलाज के लिए उतने पैसे ही नहीं है। अर्थव्यवस्था अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जो है मिडिल क्लास फैमिली रहती है। अब मिडिल क्लास फैमिली की इनकम ही कितनी होती है, अब उसमें इनकम के बाद आप देखेंगे खर्च उसके ऊपर ज्यादा रहता है, जितना आय है उससे ज्यादा खर्च है, या जितना आय है उससे माइनर ही मात्रा में कम देखा जाए तो खर्च है। नहीं तो खर्च और आय जो है वह दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। खाए पिया चट ये सारी चीजें ज्यादा चलती है ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी अर्बन क्षेत्रों में भी। अगर आप जाएंगे, मिडिल क्लास जो फैमिली है वह ऐसे काम होता है वहां पे। तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस की जो पहले दवाएं आती थी, टीबी की जो दवाएं आती थी, वह दवाएं बहुत महंगी होती थी, और महंगा होने के कारण जो है लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे, और एक्सेस न कर पाना भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके कारण जो है टीबी को, यानी ट्यूबरक्लोसिस को जो है कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था, या उससे लड़ा नहीं जा पा रहा था। तो एक ये भी पॉइंट हो गया। दूसरी, स्वच्छता के बारे में हम लोगों ने देखा ही, और कोरोना ने बहुत लोगों को स्वच्छता में रहना सिखा दिया। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये है कि हमारे वहां पर्यावरण का प्रदूषण, पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन भी जैसे अर्बन जो क्षेत्र है उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली जैसे शहर जो है, मुंबई जैसे महानगर जो है, वहां पे देखेंगे जो कूड़े कचरे हैं, वह कूड़ों कचरों का निपटान जो है, अपशिष्ट का निपटान जो है, वह अभी भी जो है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। तो अपशिष्टों का निपटान के बारे में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वहां से पानी या मुख्य रूप से वाटर सिस्टम से लेके आपका जितने भी सारी चीजें हैं वह इफेक्टेड हो रही हैं, ठीक ना। उसमें से निकलने वाले जो धूल कण है, टेम्परेचर होगा तो उसमें से जो धूल कण निकल रहे हैं वह वायुमंडल में उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो सीधे श्वसन के माध्यम से वह फेफड़ों में पहुंचेंगे, और वह सीधे सीधे कहीं ना कहीं वह दामा या ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित जो है बीमारियां आपका जो है उत्पन्न करने की काम करेंगी। कुछ ऐसे भारतीय शहर हैं, जैसे आप अभी के कुछ समय पहले के जो डाटा आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जितने विश्व भर में पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से टॉप 10 में जो पॉल्यूटेड सिटी है वो इंडिया के हैं। तो इंडिया के पॉल्यूटेड सिटी टॉप 10 में है। जैसे सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी की अगर बात किया जाए तो श्रीगंगानगर जो है राजस्थान का है, जहां पे AQI अगर आप देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको अगर देखने को मिलेगा तो वहां पे 800 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है। अगर दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में इस वर्ष जो ग्रीन पटाखों का मुख्य रूप से अप्रूवल दे दिया गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर AQI 425 के पार ही रह रहा है, अथवा 400 के पार ही रह रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये जो 400 के पार जो चला जाता है AQI, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स जो है जो चला जाता है, वायु गुणवत्ता जो सूचकांक जो है जब ज्यादा हाइयर हो जाता है तो वह पर्यावरण में जो हवा होती है वह दूषित हो जाती है। अब दूषित हुई जो हवा है उस वह जो अगर शोषण के माध्यम से अंदर चली जाए तो वह
मुख्य रूप से फेफड़े पर जो है, लंग्स पे जो है इफेक्ट डालेगी। इसमें ट्यूबरकुलोसिस संबंधित जो बीमारियां हैं या अन्य जो संक्रमित बीमारियां हैं वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेंगी। ठीक है। और यही कुछ रिपोर्ट में आप देखे होंगे कि उसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो मनुष्य की जो आयु है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, मुख्य रूप से कम होती चली जा रही है इनके इफेक्टेड होने के कारण। अब फेफड़े का काम क्या है, आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे कि फेफड़े का आखिर काम क्या है, क्यों इतना फेफड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों संवेदनशील है फेफड़ा। तो मनुष्य का फेफड़ा जो होता है वह एक जोड़ी होता है, अर्थात संख्या में 2 होता है। वो अभी आगे आगे हम उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग जानिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया, मैंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि भारत में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, वह 2 कारणों से है। एक अपशिष्ट का निपटान, दूसरा अगर आप देखेंगे अपशिष्ट के निपटान के बावजूद, दूसरा अगर देखेंगे तो जो व्हीकल्स हैं, है ना, जैसे दिल्ली जैसे महानगर हो गया, मुंबई जैसे महानगर हो गया, उसमें अगर आप देखेंगे तो व्हीकल्स इतने ज्यादा हैं, पर पर्सन व्हीकल्स हैं। तो व्हीकल्स ज्यादा होने के कारण भी अब व्हीकल्स में जो है वह उपयोग किया जाता है जैव ईंधन का। अब जैव ईंधन का जो उपयोग किया जाता है, जैव ईंधन का उपयोग किया जाता है, साउंड कम, जैव ईंधन का जब उपयोग किया जाता है तो उसका जब इमिशन होता है, उसका जब दहन किया जाता है, उसको जब जलाया जाता है, तो वायुमंडल में जो है जो खतरनाक गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका जो है प्रभाव बढ़ता है। जब इनका प्रभाव पड़ेगा तो लाजमी सी बात है कि सीधे सीधे क्या होगा, या तो वायुमंडल दूषित होगा, और या तो ग्लोबल जो है, मुख्य रूप से देखेंगे तो कार्बन इमिशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, या अथवा यह फेफड़ों से संबंधित रोगों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो एक ये हो गया। दूसरा, अगर सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा बना हुआ है तो स्टबल है, मतलब पुआल। आप देखे होंगे, पुआल जानते होंगे ना, पुआल समझ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के वो लोग जानते होंगे पुआल क्या होता है। देखिए पुआल क्या होता है, जैसे धान है ना, धान की जब खेती की जाती है, अच्छा धान की भी खेती में बहुत क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, ऐसा इसलिए कि धान की खेती जो होती है उसमें सबसे ज्यादा मीथेन नामक जो गैस है उसका इमिशन होता है, मीथेन गैस का। और मीथेन गैस एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट भी करता है, तो वह भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन धान के मैं बात कर रहा था कि धान की जो पैडी होती है उसको आपने देखा होगा। तो धान की जो पैडी होती है, जब धान काट लिया जाता है नीचे जड़ से, तो उसके बाद से, काटने के बाद से वो जो खेत होता है, फील्ड होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे पैडी जो है वह उसमें छोड़ दिया जाता है। यहाँ से धान काट लिया गया, अब इतने बड़े बड़े जो पैडी हैं वह क्या कर दिया जाता है, वह छोड़ दिया जाता है, जो पुआल का एक डंठल होता है उसको छोड़ दिया जाता है खेतों में। अब खेतों में छोड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद जो है वो किसान क्या करता है इसको, तो किसान जो होता है, जो फार्मर होता है, उसको क्या कर देता है, जला देता है। जब जलाता है तो इससे भी क्या होता है, सबसे बड़े लेवल पर, चूंकि मैंने अभी बताया आपको कि मीथेन नामक गैस इसमें सबसे ज्यादा पाया, तो यहां से भी जो है जहरीली जो गैस हैं उनका जो है क्या होता है, इमिशन होता है। तो इसमें जो जैसे बात किया जाता है दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में, तो इसमें एक तो व्हीकल्स हो गया, आप देख सकते हैं, दूसरा जो है अपशिष्ट का निपटान हो गया, तीसरा पुआल जो होता है, जब जब ठंडी का दिन आता है उसमें आप देखे होंगे उस समय जो है यह तीनों, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में, जो सीमावर्ती राज्य है, वहां पे जो स्टबल बर्निंग होती है, जब पुआल को जलाया जाता है, तो वहां से निकलने, चूंकि अब आप कहेंगे कि पुआल जलने से क्या होगा, थोड़ी मात्रा में नहीं जलता है, बहुत बड़ी मात्रा में जलाया जाता है, तब यह ऐसा होते हुए दिखाई देता है। जैसे पंजाब वाले क्षेत्र में धान की खेती हो गई, अब उसमें जो डंठल होगा उसको जब जला दिया जाएगा, तो वह गैसें जो है वह क्या होंगी, एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव होंगे। अभी आपने देखा था कप 30 जो हुआ था अभी, मुख्य रूप से कहां पे, बेलम में हुआ था, ब्राजील के बेलम में, UNFCCC का जो है सम्मेलन हुआ था, बेलम में हुआ था, ब्राजील में। तो वहां पर भी आपने देखा इस सारी चीजों की चर्चा चली थी कि जो, मतलब इसका पुआल का नहीं चला था, बल्कि इस चीज का चला था कि इमिशन अगर एक जगह हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर प्रभाव पड़ेगा, विश्व के किसी भी कोने पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एडाप्शन करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्री है उनको प्रतिबद्ध होना चाहिए, या उनमें बढ़ चढ़कर भागीदारी उनको देना चाहिए, टेक्नोलॉजी को जो है शेयर करना चाहिए, इस सारी चीजों की बात की गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टबल बर्निंग भी एक समस्या है। अब इस समस्या का निदान कैसे किया जाए, तो इस समस्या का निदान आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कंपनियां, छोटे छोटे MSME सेक्टर्स हैं, उनको मुख्य रूप से लगाने की भी बात की जा रही है। पैडी न जलाया जाए, जागरूकता जो है बढ़ाया जा रहा है किसानों के लिए। इसमें पैडी जलाने में एक और हानि होती है, एक और हानि क्या होती है कि खेत की जो उर्वरता शक्ति होती है, जैसे आपको पता होगा कि किसान मित्र कहा जाता है केचुओं को, तो केचुए जो है या बैक्टीरिया जो है वह उसमें जड़ जाते हैं, मतलब जड़ जाने का मतलब खराब हो जाता है खेत, तो उर्वरता शक्ति थोड़ा जो है छीड़ हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो है मिलकर
हम लोगों का जो टॉपिक था क्या था, ट्यूबरकुलोसिस। तो हम लोग इस पर ज्यादा विस्तृत जो है चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सभी चीजें मिलकर ऑन द होल पे अगर आप देखेंगे तो हेल्थ कंसर्न कहीं ना कहीं है, यानी यह कहीं ना कहीं ले जाकर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोगों को उत्पन्न करने में, या ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोगों को बढ़ावा देने में, या फेफड़े से संबंधित जितने भी रोग हैं जो कि श्वसन के लिए मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे फेफड़े से क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है, तो वहां पे जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, उसको प्रभावित करने में सबसे बड़ा योगदान अगर कहीं ना कहीं है तो ये पॉल्यूशन का है। तो इस पे भी कंट्रोल करना जो है बिल्कुल जरूरी है। और एक तो फैक्टर वो था जो कि इनकी दवाइयों का मैंने बताया कि दवाइयां जो है वह नहीं मुख्य रूप से महंगा होता था, जिसके कारण जो है क्या होता था, इनका इलाज जो है जो पेशेंट था वह नहीं करा पाता था। एक चीज और है कि अर्ली माध्यम में जो जांच लोग नहीं करा पाते हैं, तो ही ट्यूबरकुलोसिस की मात्रा जो है वह डेथ तक लेके चली जाती है। अगर वो अर्ली रूप में अगर इसका इलाज करा दिया जाए, इसकी अगर पता चल जाए ट्यूबरकुलोसिस का जो कि लक्षण इसका होता है, इसके लक्षण अगर कहीं आपको दिखाई देते हैं तो आप उसका जांच कराइए तुरंत। अगर आपको इसके लक्षण दिखाई दिए उसके बाद अगर आपने जांच करा लिया तो अर्ली अगर माध्यम में होगा तो वह इसका निपटान भी हो जाएगा, अर्थात यह आसानी से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अर्लिंग माध्यम में जांच जो है वो नहीं कराते हैं, डायग्नोसिस जो है वो नहीं करा पाते हैं, आपको पता भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पूरा ऑन द होल पे जाके अफेक्ट करती हैं लंग्स को। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो लंग्स जो होता है, जो फेफड़ा होता है, वह मनुष्य में एक जोड़ी होता है, यानी संख्या में 2 होता है। अब ये लंग्स करता क्या है, हवा को अंदर लेना, ठीक ना, नोज के माध्यम से, और हवा को बाहर छोड़ना। अब हवा को जो अंदर लेता है तो हवा में कौन सी हवा को, तो वायुमंडल में जो गैसेस हैं, अब गैसों में, वायुमंडल में गैसों में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य सभी गैसें हैं। वो सभी गैसों को लेता है और सभी गैसों को छोड़ता है। अभी कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि सभी गैसों को कैसे छोड़ता है, कैसे लेता है, तो बिल्कुल सभी गैसों को लेता है। लेकिन वो अलग बात है कि नाइट्रोजन का जो है, अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन जितना प्रतिशत में लिया जाता है, अर्थात 78% में अगर नाइट्रोजन लिया जाता है तो 78% वैसे वो बाहर छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन वही ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास जो है टेक किया जाता है, लिया जाता है, लेकिन वो छोड़ा जाता है निःश्वसन के माध्यम से, तो कितना छोड़ा जाता है, मात्र 17%। इसका मतलब ये हुआ कि 4% जो ऑक्सीजन है उसका कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है यूज करता है। अब बात आती है कि वो 4% जो ऑक्सीजन है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का सूत्र जो होता है O2, और ऑक्सीजन जो है कहीं पर होता है तो वह एक काम करता है, वह कौन सा काम करता है, दहन का काम करता है, ठीक ना। तो दहन का काम करता है, इसका मतलब जलाने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होगा तो दहन का काम करेगा, यानी बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं किया जा सकता है। तो यह ऑक्सीजन क्या करता है, फेफड़ों के माध्यम से। अब देखिए फेफड़े का क्या इंपॉर्टेंस है, जब फेफड़ा है तो फेफड़े के नीचे चूंकि डायफ्राम होता है, डायफ्राम की सहायता से और जो फ्लोटिंग बोन्स हैं उनके सहायता से फेफड़े गति करते हैं। जब गति करते हैं यानी हवा को छोड़ते हैं, हवा को लेते हैं, तो ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो इन फेफड़ों में जो है आपके हृदय से जो है अशुद्ध रक्त जो है यहाँ पे फेफड़ों में आता है, और वो अशुद्ध रक्त में एक होता है आरबीसी भी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, उसमें एक लौह युक्त पदार्थ होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तो यह रक्त जो होता है शुद्ध हो जाता है। अर्थात फेफड़े का देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जो अशुद्ध रक्त है उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का भी काम कौन करता है, तो फेफड़ा करता है, लंग्स करता है। अब यही जब प्रभावित हो जाएगा तो फिर आपका जो ब्लड है वो शुद्ध कैसे होगा। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का मतलब केवल छोटा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि अशुद्ध रक्त मतलब नाली का रक्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त में छोटा सा डिफरेंस ये है कि अशुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वह अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुल मिल गया हो वह होता है शुद्ध रक्त। बस यही थोड़ा सा छोटा सा बस इसमें डिफरेंस है, बाकी ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं, ठीक ना। तो यह अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने में भी भूमिका किसकी होती है, वो फेफड़े की होती है। अब हार्ट का क्या काम है, आपने पढ़ा भी होगा कि हार्ट का जो काम है वो पंपिंग करना है, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करना है, पंप करा के एक प्रेशर के जैसे, एक मोटर के जैसे काम करते हैं। जैसे पानी वाला मोटर आप देखे होंगे, तो मोटर का क्या काम है, पानी को चढ़ाना,
वही काम करना है, ठीक ना। तो वो काम जो है वो हर्ट करता है, लेकिन फेफड़े शुद्ध करता है। अब यहाँ ऑक्सीजन जब जाता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से रक्त के अलग अलग कोशिकाओं पर, शरीर के अलग अलग कोशिकाओं पे जब पहुंचता है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का काम होता है। एटीपी में जो ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है, उस ऊर्जा को एडीपी में परिवर्तित करने का भी काम ऑक्सीजन करता है, क्योंकि दहन जब होता है एटीपी में जो संचित ऊर्जा है, तो वह एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद से हम उस ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं, हमारी पेशी जो अंग है वो ग्रहण कर पाते हैं, जिसके सहायता से हम जो है गति अथवा कार्य करते हैं। तो यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हिस्सा है ना। तो यह टीबी के बारे में आपको मैंने बताया कि टीबी क्या होता है। अच्छा, अभी तक मैंने जो भी तथ्य बताए हैं, अभी जितने भी पॉइंट मैंने बताया है, वो सभी के सभी पॉइंट आपको जो है मेंस से रिगार्डिंग मैंने बताया है कि मेंस में अगर आपको इससे संबंधित कोई अगर टॉपिक आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। एक एक पॉइंट आप जो है अपने पॉइंट मतलब मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो कॉपी में या नोट्स में नोट भी कर सकते हैं, आपके मेंस में बहुत ज्यादा काम आ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा डेटा यानी प्रीलिम से रिलेटेड। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूएचओ का एक वैश्विक टीबी जो है रिपोर्ट आया है। तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए वह किसके द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, यह 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करने की जो है वो बात कहता है। लेकिन भारत जो है उससे पहले यानी 5 वर्ष पहले का टारगेट लिया हुआ है टीबी को एलिमिनेट करने का 2025 का। अब वो समय आ भी गया है। अब वो उसके बारे में मेन से रिगार्डिंग मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बता दिया है, अब उस टॉपिक पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि भारत में जो है टीबी के जो मामले हैं उसमें 21% की भारी गिरावट आई है, ठीक ना। यानी 237 प्रति लाख से घटकर 187 प्रति लाख 2024 में हो गई है। यानी वैश्विक गिरावट दर से दुगुना गिरावट, यानी बहुत तेजी से टीबी का नियंत्रण किया जा रहा है, एक रिपोर्ट बता रहा है। लेकिन क्या जो भारत जो है प्रतिबद्धता जो जताया है, जो टारगेट लिया है एलिमिनेट करने का टीबी को 2025 में, क्या वह पूरा होता दिखाई दे रहा है? तो नहीं हो रहा है, ये तो साफ है ना। क्योंकि अभी भी मामले इतने शून्य के लेवल तक पहुंचने वाले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस चीज को तो मानना पड़ेगा। तो वैश्विक रुझान क्या है कि 2024 में 10.7 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित होंगे और 1.23 मिलियन लोग जो है वो डेथ हो जाएंगे टीबी के कारण। अब 131 प्रति 1 लाख पर अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। मृत्यु दर इसमें 11.5% दिखाई देंगे। शीर्ष 10 वैश्विक हत्यारों में से एक और सबसे घातक संक्रामक रोग जो है बना हुआ है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, आपको याद होना चाहिए। अब उच्च जोखिम वाले जो देश हैं कौन कौन है? तो टीबी के 87% मामले 30 हाई भार वाले जो देश हैं वहां पे है। जैसे योगदान इसमें देखेंगे आप लोग तो भारत में 25% भारत का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इसमें टीबी में, है ना। इंडोनेशिया का 10%, फिलीपींस का 6.8%, चाइना का 6.5%, पाकिस्तान का 6.3%, नाइजीरिया का है 4.8% और जो है कांगो जो है उसका 3.9% है और बांग्लादेश का 3.6% जो है वह इसमें मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन है, ठीक ना। अब इसमें कुपोषण, गरीबी, एचआईवी, मधुमेह, धूम्रपान, शराब सेवन, ये बहुत सारे ऐसे मुख्य रूप से कारक हैं जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो भारत का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान 25% है। लेकिन उच्च बोझ वाले देशों में सबसे तेजी से गिरावट अगर कहीं पे दर्ज की गई है तो भारत में, यानी भारत ने इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे निक्षय पोर्टल हो गया या टीबी के मरीजों को उनके दावा को सस्ता करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसके कारण यह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उपचार कवरेज देखेंगे तो 2015 में 53% था और 2024 में कितना हो गया उपचार कवरेज? 92% हो गया, ठीक है। टीबी मृत्यु दर देखेंगे तो पहले 28 प्रति लाख 2015 में था, अब घट के 21 प्रति लाख हो गया है। फिर भी वैश्विक टीबी से होने वाली जो मौत है उसमें से 28% भारत में ही होती है। उपचार में सफलता देखेंगे तो पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 90%, वैश्विक औसत जो है 88% है, ठीक ना। 1 लाख मामले अभी तक निदान नहीं हो पाया है, लेकिन वैश्विक निदान अंतराल में भारत का योगदान 8.8% है और इंडोनेशिया के बाद यह दूसरे स्थान पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो टीबी क्या है? मैंने अभी बताया ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कंटिंजियस एयरबॉर्न डिजीज है, जो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। इसके कारण जो है टीबी होता है।
ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है इसी के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। यह मुख्य रूप से किसको अफेक्टेड करता है, तो लंग्स को। मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में कि लंग्स सीधे सीधे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक ना। अब ये कैसे बढ़ता है, तो यह क्या यह संक्रामक रोग की संख्या इसको दी जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं। यह एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो है वो फैलता है। जो टीबी कफ है जो है, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है और छींक रहा है, तो अगर उस श्वसन के माध्यम से जो है आप में भी आप इसके बैक्टीरिया जो है प्रवेश कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक होता है, दो तरह के टीबी आपको दिखाई देगा। एक पल्मोनरी टीबी होता है, यह होता है कि इसमें लंग्स जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक ना। एक होता है जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ईपी टीबी कहा जाता है। इसमें जो है लंग्स के बाहर जो है वाला हिस्सा जो है, जो लिम्स होता है, नोड्स होते हैं, बोन्स होते हैं, ब्रेन, किडनी, ये सारी चीजें जो है प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो केवल लंग्स अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सही से टिक कीजिएगा। दो तरह के टीबी होते हैं, पल्मोनरी टीबी और एक है क्या, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। दो तरह के टीबी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान अगर देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टीबी लैब नेटवर्क कहाँ पे है, भारत में है, ये याद रख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है आपको। और इसके लिए बहुत व्यापक लेवल पे जांच भी मुख्य रूप से गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। एनसीएटी भी इसको भारत के द्वारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कब से शुरू किया गया है, 2020 में शुरू किया है। 2025 में लक्ष्य रखा गया था टीबी को समाप्त करना, वैश्विक लक्ष्य 2030 है, उसे 5 वर्ष पहले का लक्ष्य भारत ने रखा था। मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीजों के बारे में, है ना। तो ये सभी पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसे निजी क्षेत्र में चुनौती क्या है कि आधे मरीज निजी क्लिनिकों में जाते हैं, प्राइवेट जैसे हॉस्पिटल है वहां पे, जहां पुरानी जांच, असंगत उपचार और कम रिपोर्ट करना ये आम बात होता है, वहां पे पैसा ज्यादा लेना, ये सारी चीजें होती हैं। कुपोषण और खराब जीवन स्थितियां, जैसे खाद्य असुरक्षा प्रतिरक्षा को क्या करती है, कमजोर बनाने का काम करती है। ये सभी जो पॉइंट है, जिसके कारण जो है टीबी जो है अभी भी भारत में है। हालांकि इस पर अलग अलग निक्षेप पोर्टल के द्वारा या अलग अलग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो है, या दवाओं के मूल्य को कम करके जो गवर्नमेंट के द्वारा या पोर्टल जो लॉन्च किया गया, जिस पर हमेशा उस पर निगरानी की जाती है, उसके द्वारा इनिशिएटिव लेने के यही कारण है जिसके कारण यह डिक्लाइन होता जा रहा है। लेकिन अभी भी 2025 को जो टारगेट है 2025 वाला, उसके नजर जो है, उसके नजदीक जो है नहीं पहुंचा है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।